हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे तेजस के क्रिटिसिज्म की। अगर आपने तेजस मार्क 1A का वीडियो देखा हो तो उसकी हमने शुरुआत ही उसको क्रिटिसाइज़ करने से करी थी, पर आगे चल के हमने चीज़ों को बताया था कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं और कैसे इन प्रॉब्लम को सॉर्ट किया जा रहा है। तो कोई भी ये नहीं कह रहा कि तेजस एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट है, डेफिनेटली नहीं है, हमारा पहला एफर्ट है। पर कोई भी एयरक्राफ्ट, दुनिया का चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट हो, पहली बार बनता है तो वो परफेक्ट नहीं होता। आप किसी भी एयरक्राफ्ट की बात कर लीजिए, JF-17 की बात करी जाती है, कहा जाता है कि JF-17 अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब उसका ब्लॉक 1 इंडक्ट किया गया था तो उसमें लिटरली कुछ भी नहीं था। उसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम भी नहीं था यॉ और रोल एक्सिस के लिए। वेपन्स प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं किए गए थे, तो वो ऑलमोस्ट 3rd जनरेशन के लेवल का था, 4th जनरेशन के लेवल का भी नहीं था। पर फिर भी उनको इंडक्ट किया गया, सर्विस में लिया गया और सर्विस में ही मैच्योर किया गया। ब्लॉक 2 वर्जन आया, कई चीज़ें ऐड करी गई और अब ब्लॉक 3 का डेवलपमेंट चल रहा है, जिसमें काफ़ी मॉडर्न टेक लगाकर उस एयरक्राफ्ट को मॉडर्न स्टैंडर्ड्स में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और ये खाली JF-17 के साथ नहीं है। F-14 टॉमकैट की बात करें तो ये एक लेजेंडरी एयरक्राफ्ट है और ऑलमोस्ट सभी लोगों को पसंद है। तो जब शुरुआत में इस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया गया था F-14A, उसमें कई सारे इश्यूज थे। जो इसका हेड्सअप डिस्प्ले था और जो CRT डिस्प्ले दिए गए थे वो ब्लैकआउट हो जाते थे। पायलट को मैनुअली चीज़ों को ठीक करना पड़ता था। इंजन्स की बात करें तो वो काफ़ी पुअर थे, बार बार कंप्रेशन स्टॉल हो जाया करता था। फिर उसका B वर्जन आया जिसमें नए इंजन्स लगाए गए, C, फिर लास्ट में D वर्जन आया जिसमें चीज़ों को पूरी तरीके से मॉडिफाई करके सही करी गई और इस एयरक्राफ्ट ने लेजेंडरी स्टेटस को एक्वायर किया। वहीं पर ग्रिपिन की काफ़ी बात होती है। अगर ग्रिपिन की आप टेस्ट फुटेज देखेंगे तो कितने सारे ग्रिपिन जो हैं वो टेस्टिंग के दौरान डिस्ट्रॉय हुए हैं। ऑलमोस्ट जितने भी आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो नए बनकर आते हैं वो पहली बार में परफेक्ट नहीं होते। आप सर्विस में इंडक्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स बाहर आती हैं, फिर उसको सॉर्ट करके सर्विस में ही मैच्योर करते हैं। पर तेजस के केस में हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो शुरुआत में ही हमको एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट चाहिए, उसमें कोई खामियां नहीं होनी चाहिए और हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को 100% पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों को क्रिटिसाइज़ करने में बड़ा मज़ा आता है अपने इंडियन प्लेटफॉर्म को कि इसमें इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी कम है, इंजन पावर कम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट नहीं है। पर इनको इतना नहीं पता है कि कोई भी नया प्लेटफॉर्म होता है उसका एक इवोल्यूशन पीरियड होता है। उसके सर्विस में आने के बाद से ही उसका इवोल्यूशन पीरियड चालू हो जाता है और धीरे धीरे वो मैच्योरिटी की तरफ पहुँचता है। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि पहले 40 तेजस मार्क 1 लिए गए हैं, फिर 83 मार्क 1A लिए जाएंगे, उसके बाद मार्क 2 और फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये तेजस का इवोल्यूशन है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करती जाएगी वैसे वैसे जो बेसिक आपके एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी अपग्रेड आते जाएंगे। तो तेजस का जो मेन क्रिटिसिज्म होता है वो 2015 की CAG की रिपोर्ट को लेकर होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी नहीं है, रडार वार्निंग रिसीवर ढंग से काम नहीं करता, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम नहीं काम करता, वेट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी कम है। तो अब 2015 की प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं और कहते हैं कि तेजस के साथ बहुत इश्यूज़ हैं। तो ये सब बात 5 साल पहले की हैं, इसमें से काफ़ी इश्यूज़ जो हैं उनको सॉर्ट कर लिया गया है। तो जब ये इश्यूज़ सॉर्ट होते हैं उसके बाद नई चीज़ें आ जाती हैं कि जो JF-17 ब्लॉक 3 है उसमें IRST सेंसर होगा, आपके तेजस में नहीं है, मार्क 1A में नहीं है। तो क्रिटिसिज्म का कोई अंत नहीं है। तो अगर इश्यूज़ की बात करी जाए कि जो सॉर्ट किए गए हैं उसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की बात करी जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉड बेस्ड सिस्टम आते हैं, इजरायली एल्टा ELL 8222 EW जैमर है जिसको यूज़ किया जा सकता है आपके आउटर मोस्ट पायलॉन में, और ये तेजस मार्क 1A में होगा भी। उसके बाद अगर IRST सेंसर की बात करें तो उसके लिए भी पॉड्स आते हैं। लॉकहीड मार्टिन का लीजन पॉड है जिसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं हैं, ये सब सॉर्ट हो सकते हैं और किए भी जा रहे हैं। जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी की बात थी उसके लिए ये एक्स्ट्रा ड्रॉप टैंक्स कैरी कर सकता है और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब तो लगी गया है। और जो इनएडिक्वेट कैरिंग कैपेसिटी की बात हो रही थी तो ये 4300 किलोग्राम का जो पेलोड है वो कैरी कर चुका है। अब इससे ज़्यादा लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी डिसेंट पेलोड है और इसकी मिशन प्रोफाइल के हिसाब से ये सफिशिएंट है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट ये रहेगा कि आप इतने सारे पॉड्स बता रहे हैं, खाली 8 हार्ड पॉइंट्स है, उसमें आप इतने सारे पॉड्स कर देंगे तो वेपन्स कैसे कैरी करेगा।
तो पॉड्स अगर आपके पास ऑप्शनल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे पॉड्स को लगाकर फ्लाई करेगा। वो डिपेंड करेगा कि मिशन की प्रोफाइल क्या है। और जहाँ तक रही बात एक्स्ट्रा वेपन कैरी करने की, तो मल्टीपल रैक्स जो हैं उसकी टेस्टिंग चल रही है, जो इनेबल करेगा एक ही पाइलॉन में मल्टीपल मिसाइल्स को कैरी करने के लिए। वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिसाइल्स जो होती हैं एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए, आपके पास 7 खाली पाइलॉन्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 7 मिसाइल्स कैरी करेंगे, क्योंकि आप अपना मिशन उतनी ही देर तक परफॉर्म कर सकते हैं जितना फ्यूल आप कैरी करके चल रहे हैं। और साथ में एक एयरक्राफ्ट आपका 7 के अगेंस्ट में नहीं जाता है। मिशन हमेशा ग्रुप में होते हैं, तो आपके और भी फाइटर्स होते हैं, अपने रोल के हिसाब से उनका पेलोड होता है। तो इस एयरक्राफ्ट के जो एवियोनिक्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, वेपन पैकेजेस काफ़ी अच्छा है, कंपोजिट बॉडी है, क्वाड्रपल्ड फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है। मिसाइल्स की बात करें तो ये पाइथन जैसी एयर टू एयर मिसाइल कैरी करता है और शॉर्ट रेंज के लिए इसमें एसरैम लगने वाली है जिसकी हिट प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 90% के ऊपर है। तो इस एयरक्राफ्ट का आरसीएस भी काफ़ी कम है, मिसाइल्स भी काफ़ी अच्छी कैरी करता है और सफिशिएंटली डिसेंट मनूवरेबिलिटी है। अपनी करंट स्टेज में ये एयरक्राफ्ट मिग 27 से बेटर है, मिग 21 से बेटर है, जैगुआर से बेटर है, और यहाँ तक कि जो आपका एनिमी यूज़ कर रहा है JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 उनसे भी बेटर है। पर फिर भी आपको इसमें खामियां दिखती हैं। इवन जब मिराज 2000 शुरुआत में सर्विस में आया था तो उसमें जो पहले इंजन लगते थे वो थोड़े कम पावरफुल थे, बाद में उसको रिप्लेस किया गया था M53P2 से, और फिर रिफ्यूलिंग प्रोब भी बाद में लगा था। तो पहले ही कोई एयरक्राफ्ट परफेक्ट नहीं होता, पर यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। एक रिक्वायरमेंट दी जाती है, फिर उसको बार बार चेंज किया जाता है और लास्ट में सिस्टम को ब्लेम किया जाता है कि हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते बेटर एयरक्राफ्ट। हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एक बात कही थी कि अगर आपको इंडिजिनस सिस्टम को डेवलप करना है और एक इकोसिस्टम बनाना है, तो अगर इंडिजिनस इक्विपमेंट्स आपकी 70% भी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो उनको इंडक्ट करना चाहिए। हाँ, बड़े नंबर में नहीं करना चाहिए, आप पूरी तरीके से उन पर डिपेंड नहीं हो सकते, पर इनको इंडक्ट करना चाहिए और सर्विस में ही उनको मैच्योर किया जाए, अपने इनपुट्स दे देकर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट किया जाए। तो वैसे हमारा इकोसिस्टम भी बेटर होगा, इक्विपमेंट्स भी बेटर होंगे, और यही अप्रोच हमको लेकर चलनी चाहिए। और इसका लाइव एग्जांपल है आपका ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, जिसके मार्क 1 में काफ़ी इश्यूज थे, मार्क 2 में उसको कुछ सॉर्ट किया गया, मार्क 3 और मार्क 4 जो हैं वो आर्मी के वर्क हॉर्स हैं, और वो आज ऐसे ऐसे मिशंस परफॉर्म कर रहे हैं जो शायद वेस्ट में कोई हेलीकॉप्टर नहीं कर सकता। उसके एक्सपीरियंस से HAL को क्या फ़ायदा हुआ, LCH का डेवलपमेंट फास्ट हुआ, LUH काफ़ी जल्दी आ गया, और अभी IMRH और एक हैवी अटैक हेलीकॉप्टर पे भी काम कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है इकोसिस्टम डेवलप करने का। हाँ, इसमें एक और बात है कि अगर आप बाहर से बेटर इक्विपमेंट्स ले रहे हैं अपने फ्रंटलाइन सोल्जर्स को देने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आत्मनिर्भरता जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर दी। आपको दोनों का बैलेंस बना के चलना है। आप इन्फीरियर इक्विपमेंट्स भी ऑपरेट नहीं कर सकते और आपको इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को भी सपोर्ट करना है। तो अगर बाहर से इक्विपमेंट्स खरीदे जा रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी आर्मी ने 6 और 716 के ऑर्डर दिए थे और काफ़ी लोग कह रहे थे कि SSS डिफेंस की गन को ट्राई करना चाहिए। तो देखिए, वो ऑर्डर जो दिए गए थे वो फ्रंटलाइन ट्रूप्स के लिए दिए गए थे, वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। SSS डिफेंस की गन हो सकता है बढ़िया हो, पर बिना उसको अच्छे से टेस्ट किए हुए आप अपना प्राइमरी वेपन नहीं बना सकते। तो ये बात लोगों को भी समझनी पड़ेगी। ज़्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करना है इंडिजिनस सिस्टम्स को और बहुत ज़्यादा पुश भी नहीं करना है। वहाँ पर आपसे और मुझसे ज़्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं। तो लास्ट में बात करेंगे Su-30 MKI की। इसमें भी काफ़ी लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो इसके सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट कंट्री से आते हैं तो आपस में बात नहीं करते। उसके बाद फिर बात आती थी इसके हेड्सअप डिस्प्ले की जो ब्लैकआउट हो जाता था, मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज के ब्लैकआउट हो जाते थे। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ की बात करी जाती है, पर ये सब पुराने इश्यूज़ हैं और अब मैक्सिमम सॉर्ट हो चुके हैं। आप कोई भी नया प्लेटफॉर्म बनाते हैं, Su-30 MKI एक बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म था, ये Su-30 नहीं था। ये Su-30 MKI एक बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म था। उसमें कई चीज़ें पहली बार करी गई थी और पहली बार में चीज़ें परफेक्ट नहीं आती हैं। तो जो इश्यूज़ हैं वो नॉर्मल बात है कि कोई भी नया प्लेटफॉर्म होता है उसमें इश्यूज़ आते हैं, इतनी देर से वही समझा रहा हूँ। तो उसके बाद ये सब चीज़ें सॉर्ट करी गई। इसका मशीन कंप्यूटर जो है वो इंडियन है और अब ऐसे कोई इशू नहीं है कि चीज़ों को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम होता है। अगर प्रॉब्लम होती तो ये एयरक्राफ्ट कभी भी कैपेबल ना होता ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल को फायर करने के लिए। इवन जो सुपर सुखोई अपग्रेड है उसको भी HAL ऑफर कर रहा है
और पूरी तरीके से कैपेबल है कोई भी मिसाइल को ये इंटीग्रेट करने के लिए, कोई भी सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए। तो ये सब कोई इश्यूज़ लेकर आता है तो ये पुरानी बातें हैं, उसको अपनी इन्फॉर्मेशन को भी अपडेट करना चाहिए। अभी Su-30 MKI के साथ ऐसे कोई भी इश्यूज़ नहीं है और ये परफेक्टली काम कर रहा है। हाँ, इसमें और मॉडिफिकेशन किए जाएंगे, सुपर सुखोई अपग्रेड इसीलिए है। वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स अगर इन एयरक्राफ्ट्स को इतने बड़े नंबर पे ऑपरेट कर रही है तो वो फॉल्टी इक्विपमेंट्स को ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया के एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने की, और वो बेटर जानते हैं कि वो क्या ऑपरेट करना है। तो इसमें जितने भी क्रिटिक्स हैं उनको अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने की ज़रूरत है। इसी बात पे इसे ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।